नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज पूरा सेशन हम करेंगे बायोलॉजी का, ठीक है, जिसमें कि जीव विज्ञान में एनसीईआरटी की समरी होगी और जो लास्ट ईयर के प्रश्न होंगे वो सारे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से इसको शुरू करेंगे कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसके बाद फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है और उन सब चीज़ों के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें। तो सबसे पहले जो होगा वो होगा, आप ये कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल या फिर प्लांट, वो सारी चीज़ें। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है कि जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। ठीक है, अब द्विनाम पद्धति किसने दिया, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये सारी चीज़ें लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में पूछी गई। तो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है ये किसने दिया था, ये दिया था, उनको कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी उनको कहा जाता है, उनका नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस इनका नाम है। ठीक है, तो इन्होंने तो बताया कि दो मतलब उसमें डिवाइड कर दो, एक जंतु जगत, दूसरा जो है पादप जगत या जो किंगडम एनिमल या फिर किंगडम प्लांट का। लेकिन जो सबसे अधिक मान्यता दी जाती है वो दी जाती है पांच जगत वर्गीकरण यानी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को। और फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिया वो किसने दिया, वो दिया है, उसका नाम है R.H. विटिकर। नाम आपने सुना होगा पहले से, WHITTAKER। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उन पांचों जो किंगडम है उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, यानी जो पांच जगत वर्गीकरण यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला मोनेरा है, दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा कवक है, चौथा पादप है और पांचवा जंतु है। देखिए मोनेरा के बारे में आप सिंपल अगर ये देखें कि क्या होता है, मैं इसकी क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूँ। ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह होता है। तो मोनेरा में जितने भी आएंगे वो कितने होंगे, वो वन सेलुलर होंगे। ठीक है, यानी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का एक समूह होता है। इसमें ना तो केंद्रक होता है, ना तो केंद्रक होता है और ना ही मतलब जो कोशिकांग होते हैं वो डेवलप होते हैं, ना ही कोशिकांग डेवलप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस तरह से आप याद रखिएगा। अगर आप इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएंगे जीवाणु, और उसके बाद जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है यानी नील हरित शैवाल है, और साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, ये सारे जो है मोनिरा जो जगत है उसके उदाहरण हैं। इसके बाद आता है प्रोटिस्टा। तो ये भी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं, लेकिन कभी कभी ये बहुकोशिकीय में भी आते हैं। इसमें आप उदाहरण देखें तो ये हो जाएंगे केल्प और समुद्री जो घास होती है, समुद्री घास, ये प्रोटिस्टा समूह के हैं। ठीक है, और इसमें एक कोशिकीय शैवाल आते हैं, डाइटम आता है, ये पूछा गया है एक बार, डाइटम, और प्रोटोजोआ भी प्रोटिस्टा समूह के ही हैं। उसके बाद पैरामीशियम है, यूग्लिना है, क्लोरेला है, क्लोरेला, ये नाम आप याद रखिएगा, अमीबा है, इन सारों के नाम पहले से आपने सुन रखे होंगे। इसके बाद आता है फंगाई यानी कवक। देखिए ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। तो मोनेरा भी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, लेकिन कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी होते हैं। कवक जो है ये पूरी तरीके से क्या होता है, यानी बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये विषमपोषी होते हैं। ठीक है, अब इनके अगर उदाहरण की बात करें तो इसमें ईस्ट है और मशरूम है, ये सारी इसी जगत के सदस्य। इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो पाई जाती है, बट सेलुलोज जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पादप और उसके बाद है जंतु। ठीक है, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक, इसके आपने छोटी मोटी जो डेफिनेशन होती है वो देखी, बाकी इसके जो एग्जाम्पल देखे वो देखे, मेनली एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। तो इसके बाद है पादप। अब पादप को हम पांच पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा और चौथा जो है जिम्नोस्पर्म और पांचवा जो है वो एंजियोस्पर्म। अगर आप पादप को देखें तो ये क्या होते हैं, ये सेल्यूलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह होता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं किसके, सेल्यूलोज के बने होते हैं और बहुकोशिकीय, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इन दोनों के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक कोशिका ये बने होते हैं। ठीक है, अब ये पांच टाइप के होते हैं। इसमें पहला है जो वो है थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा में क्या है ना कि जो मतलब संरचना होती है इसमें जो जैसे कि तना है, मूल है, पत्तियां है, ये सारी चीजें इसमें नहीं होती हैं, एब्सेंट होता है थैलोफाइटा में। ठीक है, इसके उदाहरण की बात करें आप तो आपको मिलेगा यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स ये किसका उदाहरण है, ये थैलोफाइटा का है। स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरोगाइरा,
गायरा और कारा भी इसी का उदाहरण है, थैलोफाइटा का। इसके बाद है ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि इस वर्ग में जो पादप होते हैं, जल और अन्य चीज़ों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन के लिए क्या पाया जाता है, तो विशिष्ट जो संवहनी ऊतक हैं वो यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। इसमें तना, पत्ती जैसी संरचनाएं विभाजित होती हैं, यानी तना है, पत्ती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ब्रायोफाइटा को एक महत्वपूर्ण चीज के नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है पादप वर्ग का उभयचर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा को उदाहरण अगर आप देखें इसमें तो मार्केशिया है, मार्केशिया, और उसके बाद है मास, ठीक है, यानी फ्यूनेरिया जिसको कहते हैं। इसके बाद है टेरिडोफाइटा। तो इसमें जो पौधे होते हैं उसमें जड़ है, तना है, पत्ती है, ये सारी चीज़ें वो मतलब होती हैं और ऊतक भी उपस्थित होते हैं। उदाहरण अगर इसका आप देखें तो फर्न मिलेगा आपको, मार्सिलिया मिलेगा आपको, ये सब पौधों के नाम है, मार्सिलिया है, हार्सटेल है, ये सारे मिलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जिम्नोस्पर्म। तो ये कैसे होते हैं, ये नग्न बीजी पौधे होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो नग्न बीजी, यानी बीज जो होता है वो फलों के अंदर नहीं होते हैं, इसका मतलब यही होता है, लिख लीजिए, बीज जो वो फल के अंदर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, उदाहरण अगर इसका आप देखें तो आपको मिलेगा पाइनस और साइकस। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट में जो पादप वर्ग का है वो है एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि बीज जो होते हैं वो फलों के अंदर बंद होते हैं, फलों के अंदर बंद होते हैं। इन्हें और एक नाम से जाना जाता है, किस नाम से, तो इनको कहा जाता है पुष्पी पादप के नाम से भी इनको जाना जाता है, किसको, एंजियोस्पर्म को। ठीक है, तो ये पादप जो जगत था उसके 5 थे और उनसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपने यहाँ पे देखी। इसके बाद जो है वो जंतु जगत है, यानी एनिमल किंगडम है। एनिमल किंगडम के बारे में देखिए, ये क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय विषमपोषीय प्राणियों का वर्ग होता है जो कोशिका भित्ति रहित कोशिकाओं से बना होता है। तो पादप में तो कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु में क्या होता है, कोशिका भित्ति अनअवेलेबल होती है, यानी नहीं होती है। अब इसको मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनके वर्गीकरण का कई आधार है। तो सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ, संगठन के स्तर पर इनको अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है, और सिमेट्री के हिसाब से इनको अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है, कॉलम के हिसाब से इनको अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है, और खंडीकरण के हिसाब से अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन मेनली इनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, वो है पहला नॉन कॉर्डेटा और दूसरा है कॉर्डेटा। हम सबसे पहले नॉन कॉर्डेटा के बारे में देखते हैं, उसके बाद फिर कॉर्डेटा के बारे में। तो नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा जो है ये इतनी सारी चीज़ें इसमें होती है, पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, निडेरिया है, टिनोफेरा है, बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीज़ें देखते रहेंगे। जैसे मान लिया अगर प्रश्न आते भी हैं तो हम लगभग उनको समझते रहें कि हाँ ये चीज़ कहाँ से पूछी जा रही है। ठीक है, अब देखिए पोरीफेरा क्या है, ये नॉन कॉर्डेटा संघ का है, और इस संघ के जो सदस्य होते हैं सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, वो स्पंज के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो पोरीफेरा जो संघ है इसके जो सदस्य होते हैं उनको स्पंज के नाम से जाना जाता है, और इनका जो शरीर होता है मतलब छोटे छोटे छिद्रों में बटा होता है। उदाहरण अगर आप देखें यहाँ पे तो एक तो है साइफा और दूसरा है क्या, स्पंजिला, स्पंजिला, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, 2 आप याद रखिए। इसके बाद है सिलेंट्रेटा या नडेरिया। तो इस संघ के सदस्य होते हैं वो जलीय, अधिकतर जो होते हैं वो जलीय होते हैं, या समुद्री, स्थानबद्ध या मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं, मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं वो। ठीक है, इनमें ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। ये द्विकोरिक होते हैं, यानी शरीर 2 आकारों में, यथा पॉलिप और मेडुसा 2 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, अब इसमें आप अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे कि कोरल है, हाइड्रा है, तो कोरल के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ है, कोरल जो है ये कैसे समूह में रहती हैं। ठीक है, और वहीं हाइड्रा जो है वो एकांकी रूप से रहता है, एकांकी रूप से ये रहता है। ठीक है, एडमेसिया जो है वो सी एनिमोन की एक प्रजाति है जो केकड़े के साथ सहजीवी संबंध बनाती है। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, क्या नाम है उसका, एडमेसिया। एडमेसिया जो है सी एनिमोन की एक प्रजाति है, सी एनिमोन की प्रजाति है, और केकड़े के साथ, केकड़े के साथ ये क्या करती है, सहजीवी सिम्बायोटिक रिलेशन बनाती है, संबंध। ठीक है, और हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो हाइड्रा में ये दोनों चीज़ें नहीं होती, यानी श्वसन अंग और रक्त ये हाइड्रा में नहीं होते हैं।
इनका शोषण कैसे होता है? तो विसरण के माध्यम से होता है। हाइड्रा का शोषण यहाँ पे लिख लीजिए, श्वसन जो है वो विसरण के माध्यम से होता है, विसरण से। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टीनोफोरा। तो टीनोफोरा मतलब सामान्यतः इन्हें समुद्री अखरोट या कॉम जेली के नाम से भी जाना जाता है। समुद्री अखरोट या किस नाम से? कॉम जेली, कॉम जेली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उदाहरण अगर इसका आप देखें तो आपको मिलेगा प्लूरोब्रेकिया, प्लूरोब्रेकिया, और जो दूसरा नाम आपको मिलेगा वो मिलेगा टीनोप्लाना, टीनोप्लाना। ठीक है। तो ये हो गया टीनोफेरा। इसके बाद है प्लेटीहेल्मिन्थीज। आप जानते हैं ये क्रीमी टाइप के होते हैं, यानी चपटे क्रीमी भी इनको कहा जाता है। चपटे क्रीमी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका जो शरीर होता है वो त्रिकोणिक मतलब और अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, ऊतक स्तर का नहीं पाया जाता है। ठीक है। उदाहरण इसका अगर आप देखें तो टीनिया, टीनिया सेलियम, टीनिया सेलियम जिसको कि कहते हैं फीता क्रीम, फीता क्रीम, और फैसियोला, फैसियोला। ठीक है। इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि लीवर फ्लूक या यकृत क्रिम जो होते हैं वो भेड़, बकरी, सुअर आदि के यकृत में पित्त नालियों में पाया जाने वाला एक चपटा कृमि है, लीवर फ्लूक उसको कहते हैं। इसके बाद है निमेटोडा या एसके हेल्मिन्थीज। तो ये जो होते हैं ये गोल क्रीमी टाइप के होते हैं, इनको गोल क्रीमी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर इसके उदाहरण देखें आप तो सबसे पहला इसमें इसका मिलेगा आपको गोल क्रीमी या एस्केरिस जिसको कहते हैं सामान्यतः भाषा में, एस्केरिस। और उसके बाद जो मिलेगा वो पिन क्रीमी मिलेगा। फाइलेरिया क्रीमी है जिसको बुचेरिया के नाम से जानते हैं, बुचेरिया। ठीक है। तो ये सारे इसके नेमेटोडा के उदाहरण हैं। इसके बाद है एनेलिडा। तो एनेलिडा जो होते हैं इस संघ के प्राणी कैसे होते हैं? तो ये जलीय अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीवी, जलीय भी होते हैं और स्थलीय भी होते हैं और स्वतंत्र जीवी होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। ठीक है। इसमें और महत्वपूर्ण चीज़ है कि नेरिस, नेरिस क्या होता है? तो नेरिस में नर और मादा अलग अलग होते हैं। नेरिस में नर मादा जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और केंचुए और जोंक में नर मादा पृथक नहीं होते हैं। केंचुए और जोंक में नर मादा जो होते हैं वो अलग अलग नहीं होते हैं, नर मादा अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है। इसके बाद है आर्थ्रोपोडा। तो ये जो है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है ये। और पृथ्वी पर लगभग 2/3 जो अगर आप कहें तो इसी मतलब संघ के जाति रहती हैं, 2/3 जाति आर्थ्रोपोडा संघ की ही रहती हैं। ठीक है। अब इसकी महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें देख लें तो जिसमें जो होता है वो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। रुधिर जो होता है वाहिकाओं में नहीं बहता बल्कि देह गुहा ही रक्त से भरी रहती है पूरा। रक्त तो इनका कैसा होता है? वो रंगीन होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण यह क्या होता है? हीमोलिम्फ कहलाता है। तो आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी जीव होते हैं उनके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और यहाँ लिख लीजिए, हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण क्या कहा जाता है इनको? हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ कहा जाता है। ठीक है। इसी से रिलेटेड एक बार यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा था मकड़ी को लेके कि मकड़ी जो होती है, यहाँ नोट कर लीजिए, जिससे जाले बुनती है यानी सिल्क बुनने वाले अंगों को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है स्पिन रेट्स, स्पिन रेट्स कहा जाता है, यानी सिल्क बुनने वाले अंग को। सॉरी, ये आरओ की मुख्य परीक्षा 2017 में पूछा गया है। ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न छोटे छोटे पूछे जाते हैं, जहाँ भी पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है। इसके बाद एक और इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है तिलचट्टा को लेके। तिलचट्टा, तो हृदय जो होता है वो 13 चैम्बरों का बना होता है, इनका 13 चैम्बरों का बना होता है। और सेंसरी हेयर्स द्वारा ये अल्ट्रासोनिक साउंड प्राप्त करता है। तो सेंसरी हेयर्स इसमें होते हैं, उसी के द्वारा सारी चीज़ें करता है। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो सिल्वर फिश होती है, सिल्वर फिश या जिसको कि हिंदी में कहते हैं रजत मीनाभ, रजत मीनाभ जो है एक पंख कीट है, पंख कीट है, मछली नहीं है। ठीक है। जोंक है, मच्छर है तथा खटमल में
प्रति स्कंदक पाए जाते हैं, परंतु यह बर्रे में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी इसके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो वो मिलेगा आपको मोलस्का का, जो है ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है, दूसरा सबसे बड़ा संघ है ये। और इनका शरीर कैसा होता है, कोमल होता है, तो और कठोर कैल्शियम के कवच से ये शरीर ढका रहता है। आप समझ गए होंगे कौन कौन से इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका उदाहरण होगा वो होगा घोंघा। ठीक है, उसके बाद सीपिया है, या सीपी जिसको कहते हैं, सीपिया है, ये सारे ऐसे ही मतलब ऐसे जीव जिनका जो बाह्य आवरण है वो कठोर कैल्शियम के कवच द्वारा ढका रहता है, उसको हम मोलस्का समूह में रखते हैं। इसके बाद है एकाइनोडर्मेटा। तो एकाइनोडर्मेटा जो होता है, इस संघ के प्राणी कैसे होते हैं, तो इनमें कैल्शियम युक्त हड्डी से बना अंतः कंकाल पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इनका नाम क्या है, एकाइनोडर्मेटा, यानी कांटा युक्त शरीर पड़ा है। ये कभी कभी समुद्री जीव होते हैं और इनमें अंग स्तर का संगठन भी पाया जाता है। नर मादा दोनों पृथक होते हैं, नर मादा दोनों पृथक होते हैं इसमें। उदाहरण के लिए आप देखें यहाँ पे, तो तारामीन, तारामीन या इसी को कहते हैं एस्टेरियस, एस्टेरियस। और उसके बाद फिर समुद्री आर्चिन या इकाइनस उसी को कहते हैं, समुद्री आर्चिन। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण है। एक और है समुद्री लिली, समुद्री लिली, ये एकाइनोडर्मेटा संघ के उदाहरण है कुछ। इसके बाद सबसे लास्ट का है इसका हेमिकार्डेटा। तो हेमिकार्डेटा ये जो होते हैं, ये समुद्री जीव होते हैं जो कि कृमि के समान होते हैं। ठीक है, संगठन की बात करें तो इनमें अंग स्तर का संगठन पाया जाता है। उदाहरण इसका अगर आप देखें कुछ, तो इसका उदाहरण है बैलेनोग्लोसस, बैलेनोग्लोसस, और जो दूसरा उदाहरण है वो है सैकोग्लोसस। ठीक है, तो ये इसका बेसिक उदाहरण है। तो ये नॉन कॉर्डेटा संघ के जितने भी थे वो सारे हमने लिए, उससे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं वो सारे हमने डिस्कस किए। इसके बाद हम देखते हैं अब कार्डेटा के बारे में। तो देखिए कार्डेटा जो होता है वो तीन उसमें डिवाइड होता है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और फिर कशेरुकी या वर्टिब्रेटा। तो यूरोकॉर्डेटा जो होता है इसका कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए। तो इसमें सिर्फ लार्वा की पूंछ में नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है, यानी इसका उदाहरण अगर देखें तो आपको मिलेगा एसिडिया और सेल्पा। ठीक है, और इसके बाद सेफेलोकॉर्डेटा, तो पूरे जीवन काल में सिर से पूंछ तक नोट कार्ड उपस्थित होते हैं। और उदाहरण इसका है तो ब्रैंकियास्टोमा। ठीक है, और इसके बाद कशूरिकी या वर्टिब्रेटा है, तो मतलब सिर्फ भ्रूण अवस्था के समय ही नोटोकार्ड उपस्थित होता है, वयस्क होने के बाद ये एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि मेरुदंड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे बैकबोन के रूप में हम जानते हैं। तो ये कशेरुकी या वर्टिब्रेटा में होता है, और ये दो टाइप में डिवाइड होता है। पहला एग्नेथा, जिसमें कि जबड़ों का अभाव होता है, और दूसरा जो है ग्नैथोस्टोमाटा, जिसमें कि जबड़े होते हैं। इसी को हम कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा जो होता है, ये इसका उदाहरण है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं और ये समुद्री होते हैं, किंतु जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। उदाहरण इसका अगर आप देखें तो पेट्रोमाइजॉन, पेट्रोमाइजॉन है इसका उदाहरण, और मिक्सिन या जिसको हम हैग फिश कहते हैं, सॉरी हैग फिश, ये इसी का उदाहरण है। ठीक है, हैग फिश। ठीक, इसके बाद ग्नैथोस्टोमाटा, ये अगेन टू टाइप में डिवाइड होता है। तो इसमें पहला है मत्स्य वर्ग जिसमें पंख होते हैं, और टेट्रोपोडा दूसरा जिसमें कि पाद होते हैं, या जिनको चतुर्थ पाद इस तरह से कहते हैं। तो मत्स्य वर्ग अगेन टू टाइप में डिवाइड है, क्वाड्री कॉथरीज और उसके बाद ऑस्टी कॉथरीज। तो जो कॉन्ड्री कॉथरीज है, इसमें क्या होते हैं, इनके जबड़े शक्तिशाली होते हैं, और ये सभी मछलियाँ हैं, सभी क्या हैं, मछलियाँ हैं। और इनका जो हृदय होता है वो 2 प्रकोष्ठों का होता है, हृदय जो है वो 2 प्रकोष्ठों का होता है। शायद 23 में पूछा गया था कि जो मानव हृदय है वो कितने प्रकोष्ठ में बटा होता है। और वायु कोश और वाताशय की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए क्या करते हैं, लगातार तैरते रहते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये असमतापी होते हैं, असमतापी होते हैं। और इनमें से अधिकांश जो होते हैं वो जरायुज अर्थात बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं अधिकांश। ठीक है, अगर उदाहरण इसका आप देखें तो आपको मिलेगा डॉग फिश, डॉग फिश है, और उसके बाद फिर सॉफिश है, सॉफिश है,
उसके बाद फिर जो सफ़ेद शार्क होती है, सफ़ेद शार्क है। उसके बाद स्टिंग रे है, स्टिंग रे, ये नाम सारे याद रखिएगा बस। ब्लू शार्क है, ये सब क्वाड्रिकॉथीज संघ से रिलेटेड है, ब्लू शार्क। ठीक है। इसके बाद देखिए डॉग फिश को स्पेड नोज शार्क भी कहते हैं, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है। तो जो डॉग फिश है इसको किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं स्पेड नोज शार्क, स्पेड नोज शार्क के नाम से जानते हैं। ठीक है। और हैमर हेड शार्क, ब्लू शार्क, बुल शार्क, स्मूथ हॉर्न्स जो होते हैं वो बच्चों को जन्म देने वाली शार्क की प्रचलित प्रजातियां हैं। स्कॉलिडॉन भी बच्चे को ही जन्म देती है। शार्क में विषम पाली पूंछ पाई जाती है जो नीचे छोटी होती है और ऊपर बड़ी होती है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, याद रखिएगा। इसके बाद है ऑस्ट्रिकोथीज। तो इस वर्ग में मछलियाँ लवण तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। ठीक है। तो मछलियाँ जो होती हैं वो लवण और अलवण दोनों जल में पाई जाती हैं। ठीक है। और इनका जो अंतःकंकाल होता है वो बोनी होता है और इनमें वायु कोश जो होता है वो उपस्थित होता है, ऊपर वाले में नहीं होता था। वायु कोश जो है ये उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, जो कि उत्प्लावन में सहायक होता है। हृदय इनका भी 2 प्रकोष्ठों में बटा होता है, 2 प्रकोष्ठों में बटा होता है। और मछली का एयर ब्लैडर सहायक जो श्वसन अंग है वो दोनों अंग के रूप में कार्य करता है। ये सभी भी असमतापी ही होते हैं और अधिकांशतः अंडा देने वाले ये होते हैं, अधिकांशतः अंडा देने वाले होते हैं ये। ठीक है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो आपको मिलेगा फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश जिसको कि सामान्य प्रचलित भाषा में क्या कहते हैं, एक्जोसिटस। और उसके बाद हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस जिसको कि समुद्री घोड़ा या सी हॉर्स के नाम से जानते हैं। और जो मछलियाँ मतलब लोकल लेवल पे होती हैं जैसे कि लवणीय जल वाली रोहू है, मांगुर है, ये सब एक्वेरियम जो कि एंजल फिश और फाइटिंग फिश, ये सब भी इसी की उदाहरण है। ठीक है। तो ये उसी चीज़ से रिलेटेड है। देखिए कॉड मतलब एक मछली होती है, आप जानते हैं, जो नॉर्थ अटलांटिक महासागर में पाई जाती है और मतलब अपने यकृत तेल के लिए वो काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी उसका मतलब यूज भी होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टेट्रोपोडा या चतुष्पाद वर्ग, जिसमें कि पैर पाए जाते हैं। अब ये 4 पार्ट में डिवाइड है, उभयचर है, सरीसृप है, पक्षी है और स्तनधारी है। वन बाय वन देख लेते हैं। तो जो उभयचर होते हैं ये जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, जल में और स्थल में ये रह सकते हैं। और इसमें से अधिकांश में 2 जोड़े पैर पाए जाते हैं, 2 जोड़े पैर पाए जाते हैं और कुछ कुछ में पूंछ भी पाई जाती है। इनका जो हृदय होता है वो 3 प्रकोष्ठों में बटा होता है, 3 प्रकोष्ठों में बटा होता है। और ये भी असमतापी ही होते हैं, असमतापी ही होते हैं और अंडोत्सर्जन करते हैं, यानी अंडा देने वाले होते हैं, ये अंडोत्सर्जन करते हैं। उदाहरण अगर आप इसका देखें तो आपको मिलेगा बूफो या टोड, जिसको कहते हैं, टोड ही लिखिए सही है, टोड है, वृक्ष मेढक है ना, सैलामेंडर है, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सरीसृप। तो सरीसृप जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये शल्क केराटिन से बने होते हैं, इनके जो शल्क होते हैं वो केराटिन से बने होते हैं, शल्क जो वो केराटिन से बने होते हैं। और बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। हृदय जो होता है वो सामान्यतः 3 प्रकोष्ठों में बटा होता है, लेकिन मगरमच्छ का जो हृदय होता है, मगरमच्छ का जो हृदय होता है वो 4 प्रकोष्ठों में बटा होता है। ठीक है। उदाहरण इसका देखें तो मतलब जो रेंग के चलने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारे सांप हैं, सारे बुल स्नेक है, किंग स्नेक है, ये सारे सांप जो होते हैं वो सारे हैं। और जो मतलब विषैली सर्प की प्रजातियां और जो नॉन मतलब वैसी हैं उन सब की। इसके बाद जो है वो पक्षी है। तो इसमें आप जानते हैं इनमें पंख उपस्थित होंगे, उड़ने की इनमें क्षमता होती है, इनमें चोंच पाई जाती है, कंकाल की जो लंबी अस्थियां होती है इसमें खोखली होती हैं, वायुकोश युक्त होते हैं। हृदय इनका जो है, हृदय 4 प्रकोष्ठों का बना होता है, 4 प्रकोष्ठों का बना होता है। ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये समतापी होते हैं। देखिए समतापी और असमतापी में डिफरेंस आपको पता होगा। और इसके जो श्वसन होते हैं वो फुफ्फुस द्वारा होते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज कि पक्षियों में अंडाशय जो होता है वो एक ही पाया जाता है, एक ही अंडाशय पाया जाता है।
बाकी और मतलब गुर्दा है, फेफड़े, वृषण, ये सारे दो दो पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें वो है मैमल्स, स्तनधारी। तो स्तनधारी क्या है? तो इस वर्ग के प्राणी जो होते हैं वो ध्रुवीय, ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल, घास मैदान, हर जगह ये पाए जाते हैं। और इस वर्ग के कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो उड़ने वाले तथा पानी में रहने के भी अनुकूल होते हैं। डायाफ्राम इसमें उपस्थित होता है। और इनका सर्व प्रमुख लक्षण क्या है कि दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि यानी स्तन ग्रंथि का पाया जाना, जिससे बच्चों का पोषण होता है। इनको दो जोड़ी पाद मतलब पैर होते हैं चलने के लिए, वृक्ष पर चढ़ने और सारी चीज़ों को करने के लिए। त्वचा पर रोम पाए जाते हैं, बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। इनका हृदय जो होता है वो 4 प्रकोष्ठों में बटा होता है, 4 प्रकोष्ठों में बटा होता है। इसमें 2 चीज़ें हैं स्तनधारी में, इनको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो अंडे देने वाले स्तनधारी और उसके बाद जो बच्चे देने वाले स्तनधारी हैं। तो यहाँ पे आप नाम जान लीजिए खाली, अंडे देने वाले स्तनधारी और बच्चे देने वाले स्तनधारी। तो इसमें सबसे पहला आता है प्लेटिपस और उसके बाद क्या है एकेडना। ये दोनों कैसे हैं? ये अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। बाकी बच्चे देने वाले स्तनधारी में मेटाथेरिया हैं, मेटाथेरिया। और उसके बाद यूथेरिया वर्ग जो है उसमें जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, भालू, ये सारी चीज़ें, डॉल्फिन है, हाथी, जिराफ, ये मतलब और बाकी जितने भी है, चूहा, खरगोश, मनुष्य, हाथी, घोड़ा, जिराफ, बैल, गाय, बैल, ये सब हैं वो इसमें आ जाते हैं बच्चे देने वाले। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी इसके बारे में। तो हमने यहाँ पे पूरा जितने भी 5 जो किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसके बाद उसका जो क्लासिफिकेशन था, चीज़ें आपको समझने के लिए आप इस मैप को अच्छी तरीके से अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि चीज़ें कहाँ कहाँ से निकली हैं। देखिए इस तरह से पढ़ने का मतलब यही होता है कि चीज़ों को थोड़ा माइंड में याद करने में आसानी होती है। जैसे कि यहाँ पे अब लिख दिया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कितने टाइप का है, उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें। ऐसे ही उसके बाद मान लिया प्लांट क्लासिफिकेशन कितने टाइप का है, उसकी क्या महत्वपूर्ण चीज़ें, वो हो गई। जंतु जगत का 2 हो गया ये। उसके बाद नॉन कॉर्डेटा में कितने, वो सारे हो गए। उसके बाद फिर कॉर्डेटा में कितने आ रहे हैं, वो सारे हो गए। इनको अलग अलग से इस तरह से क्लासीफाई करके आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको एक लॉन्ग समय तक याद रहेंगी। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये पूरी चीज़ें कंप्लीट हो गई, कंप्लीट तो कभी कुछ भी नहीं होता, कम ही रहता है हमेशा। लेकिन फिर भी इतना भी आप कर लेंगे तो आपके लिए चीज़ें एनफ होंगी। ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। देखिए अगर इससे प्रश्न की आप बात करें कि इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो मैं आपको 2-3 प्रश्न बता देता हूँ। देखिए मतलब एक तो बेसिक सा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली है। अब 4-5 जो मछली हैं उनके नाम दे देंगे, जैसे सिल्वर फिश है, स्टार फिश है, डॉग फिश है और कटल फिश है। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मछली नहीं है। हमने अभी ऊपर ही डिस्कस किया है डॉग फिश के बारे में, ये है ना, स्पेड नोज शार्क इसको कहा जाता है। तो ये मछली नहीं है। इसी तरह से ऐसे बहुत सारे कि एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं, मतलब ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। कीट में क्या होता है, या व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक जाति है, सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या होता है, ऑक्टोपस कैसा होता है, मतलब ये बेसिक छोटे छोटे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। मगरमच्छ वाला हमने आपको बताया कि इसमें कितने होते हैं, 4 प्रकोष्ठ बने होते हैं, किसमें 2 प्रकोष्ठ होते हैं, किसमें 3 प्रकोष्ठ होते हैं। इस तरह से प्रश्न छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं।